हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के वीडियोस देख रखा होगा। नहीं भी देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, मैंने आप लोगों को लिए प्लेलिस्ट बना रखा है। आप एनसीईआरटी का सभी चीज़ें प्लेलिस्ट में देख सकते हो, राइट। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ध्वनि के बारे में, यानी साउंड। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने दमदार उसी तरह से पहले की तरह ही क्वेश्चन को अरेंज करके रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को और सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मतलब बिना स्टेटमेंट वाइज दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ दिखेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो ध्वनि एक कह सकते हैं ऊर्जा का ही एक रूप होता है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। और यह माध्यम के कणों में विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस जो होता है, माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम में आपको पता है कि छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों को डिस्टर्ब करके यानी डिस्टर्बेंस उत्पन्न करके संचरित होता है। मतलब माध्यम के कण खुद नहीं होते, सिर्फ डिस्टर्बेंस के द्वारा ही आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऊर्जा का एक रूप जो माध्यम में विक्षोभ के संचरण के संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि ऊर्जा के अन्य भी रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया आदि। बहुत सारी ऊर्जा के रूप होते हैं। आगे अगर हम देखें सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। सेकंड प्रश्न ये बनता है कि जब एक कंपमान सौरित्र जो द्विभुज होता है यानी कि टर्निंग फॉर्क की एक भुजा को किसी लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद से स्पर्श कराया जाए तो गेंद दूर विस्थापित हो जाती है। यह परिघटना मूलतः क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या प्रदर्शित करता है तो कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने में कंपन की अनिवार्यता होती है, जो कि आप यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करके रखा भी गया है। कंपमान सौरित्र द्विभुज है, टेबल टेनिस की गेंद है और धागा से इसको लटकाया गया है, बांधा गया है। तो ये कंपमान सौरित्र जो द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए यहाँ ध्वनि उत्पन्न वस्तुओं में होने वाले कंपनों के कारण होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को फिलहाल टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्यों होता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल बनता है, क्या कह रहा है कि मनुष्यों की वाक्य ध्वनि यानी वोकल साउंड में उत्पन्न होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है जो कि हम पढ़ पाएंगे। क्लियर लिखा गया कि मनुष्यों में वाक्य ध्वनि जो होता है उनके वाक्य तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। वाक्य तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख सकते हैं वाक्य तंतुओं का कंपित होना, जिस कारण से, तो राइट आंसर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी चीज़ों हमने रखा है, जैसे कि एक बुक में पेज बाय पेज जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, वो सारी चीज़ें हमने बनाई है। अगर आप बुक को पढ़ पाएंगे अच्छे से तो एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम निकाल करके पढ़ लो। उसके बाद हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई एमसीक्यू को देखिए, तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है कि द्रव्य या फिर पदार्थ जिससे होकर के ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहा जाता है। और माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पदार्थ मतलब जिस पदार्थ, कहने का मतलब द्रव्य या फिर पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माध्यम ठोस, द्रव या फिर गैस कोई भी हो सकता है। ध्वनि किसी भी माध्यम से होकर होते हैं, लेकिन निर्वात नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखिए। किसी न किसी मीडियम की होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है कि द्रव्य या फिर पदार्थ जिससे होकर के ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या फिर गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर के ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर ही पहुँचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान करती है यानी वाइब्रेट करती है। और ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति नहीं पहुँचते हैं, स्वयं गति कर नहीं पहुँचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु जो है वो संपर्क में रहने वाले माध्यम के कणों को अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित करते हैं और ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिससे फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाता है। और निकटवर्ती जो कण होते हैं विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं।
माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। मतलब आगे आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, यहाँ पर जो कण होते हैं वो स्वयं गति नहीं करते। ध्यान रखिएगा कि गति स्वयं नहीं कर पहुँचते, मतलब कि जो हमारे कानों तक ये कण जो होते हैं वो स्वयं नहीं पहुँचते हैं, बल्कि वो एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं और जिससे विस्थापित होता है। मतलब उसके आगे का जो कण होता है वो एक तरह से विस्थापित होता है और पुरानी अवस्था पे वापस अपना आ जाता है। मतलब ये प्रक्रिया आगे की तरफ चलते रहती है, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि माध्यम में ध्वनि संचरण के दौरान विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है पूर्णतः सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः सत्य है कहने का मतलब अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो माध्यम के कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे गति करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इसको भी आप देख पाओगे, क्लियरली लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो देखो ये पॉइंट अगर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, माध्यम से होता है। मतलब माध्यम के कण नहीं बढ़ता आगे, विक्षोभ माध्यम से होता है, ध्वनि आगे की तरफ उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर और भी एक पॉइंट लिखा गया है, जैसे कि हम पढ़ पाएंगे, क्लियरली लिखा गया है कि माध्यम के कण, यहाँ पर देखो पढ़ पाएंगे कि माध्यम के कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे गति करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ भी देखा है, देखो माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है ध्वनि तरंगों के संचरण और माध्यम के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि माध्यम में ध्वनि उत्पन्न विक्षोभ आगे बढ़ता है, न कि माध्यम के कण स्वयं आगे गति करते हैं। ये तो हमने पॉइंट देख लिया, यानी ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होने के कारण यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ये पॉइंट भी सही होगा क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम के कणों की गति आवश्यक होती है। यहाँ पर लिखा भी गया है, देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगों के रूप में यहाँ पर किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और ये यांत्रिक तरंगे कहलाती है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट भी हमारा राइट है। अब तीसरा पे नजर डालते हैं कि वायु ध्वनि के संचरण के लिए सबसे कम सामान्य जो कि माध्यम है, क्योंकि इसमें कण दूर होते हैं। तो सबसे कम यहाँ पे जो कह रहा है वो पॉइंट गलत होगा। पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे लिखा गया कि ध्वनि के संचरण के लिए जो है वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम माना जाता है। जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर के संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र को हम लोग संपीड़न कहते हैं। मतलब उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होगा उसे संपीड़न कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत होता है, यह संपीड़न कंपमान वस्तु को दूर आगे की ओर गति कराती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहा जाता है। तो ये भी आगे आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि ये जो कम लिखा गया तो ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक सामान्य माध्यम यही होता है वायु। तो यहाँ पे सत्य हमें बताना था, प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि संपीड़न और जो विरलन है यानी कि कंप्रेशन और रेयरफिक्शन जो है कि निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य होगा, ये देखना है। तो देखते हैं कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर गति करती है तो वायु को धक्का देकर के उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है जिसे हम लोग विरलन कहते हैं। ये पॉइंट गलत है, मतलब सारी चीजें सही लिखा गया है लेकिन इस क्षेत्र को जो उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है उससे हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है, संपीड़न कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और ठीक इसके सेकंड वाला है कि जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर हटती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। ये गलत है, यहाँ पर ये विरलन होना चाहिए। तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखा गया था। तो ये दो पॉइंट तो सबसे पहले अच्छे से याद रखना है, समझना है, राइट। तीसरा पॉइंट आता है कि संपीड़न अधिक घनत्व तथा अधिक दाब का क्षेत्र होता है जबकि विरलन कम घनत्व और कम दाब का क्षेत्र होता है। ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत हम नहीं कह सकते, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ अच्छे से लिखा भी गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपन करती ही
करती है, अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है, तो वायु में संपीड़न और विलयन एक श्रेणी बन जाता है। संपीड़न जो होता है वो उच्च दाब का क्षेत्र होता है और विलयन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो मतलब मोस्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा सही है, बाकी दोनों गलत था। तो अब सही अगर देखा जाए तो हमें असत्य ही बताना था, इसलिए ऑप्शन असत्य बताना था, तो असत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर असत्य है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा है। और इसी तरह के रेगुलर वीडियो आप देखना चाहते हो, क्योंकि हमने अपने इस चैनल पर इसी तरह के स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और हम न्यू ट्रेंड को देखते हुए सारे एमसीक्यू को सेट करते हैं ताकि आपको एक अच्छा और जेन्युइन कंटेंट मिल सके, ना कि आप अपने टाइम पास करके और खुद को खुश रख करके एग्जाम में जा करके फेलियर होकर के हो। हम चाहते हैं आप यहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिले। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि रेगुलर आपको इस तरह की कंटेंट मिलती रहे। नेक्स्ट आ रहा है कि ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे क्यों कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि ध्वनि जो है वो एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग ही है। याद कराने के लिए भी मैंने कई बार आपको बताया है, बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक याद रखो। देखो इसमें आधा ध दिखने को मिलता है, तो अनुदैर्घ्य जब आप लिखते हो तो इसमें भी क्या होता है कि आधा ध यहाँ पर देखने को मिलता है, अनुदैर्घ्य यानी यहाँ पर ध, यहाँ पर ध। और उसी तरह से प्रकाश के बारे में पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो होता है एक तरह से अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्र इसमें भी है, प्र इसमें भी है, तो इस तरह से हमने लॉजिकली इसको याद कर लिया है। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि क्यों कहा जाता है, ये बात करते हैं। तो जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर यानी आगे पीछे होता है, इसलिए इन्हें अनुदैर्घ्य कहा जाता है। ये भी आप पढ़ेंगे तो देखने को मिल जाएगा, जो कि देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, क्यों है तो इसके बारे में हम देखते हैं। कहाँ लिखा गया होगा, यहाँ देखिए। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन जो है विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक दूसरे के स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरण होती है, मतलब संचरित होती है। तो इसलिए कह सकते हैं ध्वनि एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्या बनता है कि किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाले तरंगे किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो अनुप्रस्थ होगा, क्योंकि जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, क्योंकि इसमें जल के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से गति करता है, जब पानी में आप देखोगे तो ये ऊपर और नीचे गति करते हैं, इस तरह से इसे अनुप्रस्थ कह सकते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि प्रकाश तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्रकाश तरंगों के संबंध में। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हमने बताया था, और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो बिल्कुल सर करेक्ट है जी के ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है, लेकिन यह यांत्रिक तरंगे नहीं है। इसके दोलन माध्यम के कणों के दाब या फिर घनत्व के नहीं होते, मतलब इसके दोलन माध्यम के कणों के दाब या फिर घनत्व के नहीं होते, इसलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, अगला सवाल आता है कि ध्वनि तरंगों के अभिलक्षणों और उनके ग्राफिकीय निरूपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन चुनें। तो देखते हैं सत्य कथन क्या होगा। पहला पॉइंट है कि ग्राफ में संपीड़न क्षेत्र को वक्र के ऊपरी भाग यानी शिखर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे श्रृंग कहते हैं। तो चलिए हम इसको बुक में भी देखते हैं कहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पर क्लियरली आप देख पाएंगे, सब कुछ अच्छे से हमने मार्क भी करके रखा है। जैसे कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो एक तरह से आपका बताया जा रहा है कि जो संपीड़न का क्षेत्र है, संपीड़न का मतलब क्या बताया था कि जो हम मतलब उच्च घनत्व वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हम कहते हैं, जैसे कि देखो घनत्व या फिर दाब, तो घनत्व ऊपर अगर अब जा रहा है तो यानी कि उच्च जो घनत्व वाला क्षेत्र है इसे वक्र में ऊपरी भाग शिखर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग क्रिस्ट या फिर श्रृंग हिंदी में
कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि विरलन क्षेत्र को ग्राफ में नीचे भाग घाटी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे गर्त कहा जाता है। तो ये देखो, गर्त कहा जाता है, नीचे की तरफ इसको दिखाया गया है, मतलब ये निम्न दाब का क्षेत्र हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे नजर डालते हैं। तीसरा कह रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी को आवर्तकाल कहा जाता है। ये पॉइंट थोड़ा गलत होगा। यानी देखो, ये दो क्या हो गया? संपीड़न हो गया, ऊपर वाला जो है संपीड़न और नीचे का दो हो गया जो विरलन हो गया। तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग आवर्तकाल नहीं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसे वेवलेंथ कहा जाता है, तो ये ध्यान में ही रखिएगा, वेवलेंथ कहा जाता है ना कि आवर्तकाल। तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो हमें क्या बताना था? सत्य है बताना है। तो सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल टाइम पीरियड के भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो कि असत्य है? ठीक है, असत्य बताना है। तो चलिए देखते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों और विरलों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आयाम कहलाता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया जो समय होता है ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, जिसे टी से हम लोग डिनोट करते हैं, कहलाता है। आयाम इसे नहीं कहते हैं, आयाम दूसरा चीज़ है, हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरा कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, असत्य के रूप में देखना था तो केवल 2 असत्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच सही गणितीय संबंध क्या होगा, क्योंकि इस पर कई सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। और आप ध्यान में रखना कि आवृत्ति जो होता है 1/t होगा। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण कहा जाता है? तो ये भी अपनी हम बुक में देख पाएंगे, जो कि क्लियरली मेंशन किया गया होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर कि किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे हम लोग तारत्व कहते हैं। तारत्व को इंग्लिश में पिच कहा जाता है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और उसका तारत्व भी उतना ही अधिक होगा। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व भी उसका ज़्यादा होगा। मतलब इस प्रकार कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम होता है तो आवृत्ति भी कम होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि मस्तिष्क हमारा जिस प्रकार अनुभव करता है ध्वनि का, वो है तारत्व, पिच। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। राइट, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट है कि यदि किसी वाद्य यंत्र जैसे ढोल को 1 सेकेंड में 50 बार पीटा जाता है तो उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? मतलब एकांक सेकेंड में 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों या फिर प्रहारों की संख्या ही आवृत्ति होती है। यानी 50 बार है तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि के आयाम यानी एम्पलीट्यूड और उसकी प्रबलता के संबंधों पर विचार करते हुए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि माध्यम की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभों को तरंग का आयाम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आयाम को देखते हैं। देखिए, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है और इसे साधारणतः अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम जो विक्षोभ होगा उसे हम लोग आयाम कहते हैं। ठीक है, आयाम कहा जाता है। तो ये पॉइंट तो एक तरह से जो कह रहा है पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता जो है मुख्य रूप से उसके आयाम से ही मतलब निर्धारित होती है, ना कि केवल आवृत्ति से। ये भी आपको लिखा हो गया होगा। देखो यहाँ पर भी क्लियरली लिखा गया है
कि ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देती है, मतलब बहुत कम ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब हमने ऊर्जा ज़्यादा लगाया तो एक तरह से आयाम ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हो जो कि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बी है जो कि गलत कह रहा था, क्योंकि आयाम पर निर्भर करता है ना कि आवृत्ति पर। तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है कि यदि हम किसी मेज पर जोर से चोट मारे तो प्रबल ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि इसमें हमने अधिक ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है जिसका आयाम अधिक होता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो कि हमारा मतलब सही बनेगा, क्योंकि प्रश्न में सत्य पूछा गया था। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखें। एकल आवृत्ति और बहु आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों की वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब कथन असत्य है? तो असत्य हमें बताना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है। ये सारी चीजें आपकी बुक में देखने को मिलेगी, अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि एकल आवृत्ति की जो ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर नोट कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट तो करेक्ट है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं जो सुनने में सुखद होती है, ये भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि शोर का तारतम्य तो हमेशा संगीत से अधिक होता है, इसलिए कर्णप्रिय नहीं होती है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि शोर के कर्णप्रिय न होने का कारण उसकी आवृत्तियों या फिर आयामों का अनियमित और असंतुलित होना है, न कि केवल उच्च तारतम्य का होना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्वनि की जो एक तरह से गुणता होती है, जैसे कि एक पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा गया होगा, स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनियाँ अधिक दूरी तक चल सकती हैं क्योंकि यह अधिक ऊर्जा के संबंध में होती है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ध्वनि की यह गुण जो होता है वो अभिलाक्षणिक है, जो हमें समान तारतम्य और प्रबलता की दो ध्वनियों के अंतर में सहायता करता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों पर एक ही ताल बजाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम किस तरह से समझ पाते हैं? तो ये जो गुण होता है वो किसका होता है? आयाम का गुण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड का होता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो पूरी तरह से गलत होगा। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि शोर का तारतम्य तो हमेशा संगीत से अधिक होता है, इसलिए वो कर्णप्रिय नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि जो शोर होता है, नॉइज़ होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी आवृत्ति मतलब आवृत्तियाँ और आयाम जो है अनियमित होती है, मतलब बैलेंस तरह के नहीं होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं कि तरंग वेग भी और जो तरंग दैर्घ्य है जिसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से सूचित किया जाता है, और आवृत्ति भी, आवृत्ति एक्चुअली भी नहीं कर सकते थे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा, चलो ठीक है, एन आवृत्ति एन से हम दिखा सकते हैं कि बीच सही संबंध क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भी जो होता है, चाल होता है, भी बराबर इन लेमडा कहते हैं। ठीक है, इन लेमडा कहा जाता है, ये आपको याद रखना, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति कह सकते हैं, ऑप्शन बी। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस पर कई सारी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनित ऊर्जा को क्या कहते हैं? मतलब 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल कि प्रबलता और तीव्रता के अंतर के संबंध में कौन सा कथन जो है पूर्णतः सत्य है? ये प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था, कहाँ पर, ये आप देख पाएंगे कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो हमने अच्छे से लिख रखा है कि ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है, जबकि जो हमारा तीव्रता होता है ये प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा होती है। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था ना कि 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया कि तीव्रता और प्रबलता में अंतर बताइए। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है, जबकि तीव्रता प्रति 1 सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा होती है। तो ये दोनों में अंतर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं सत्य कथन क्या है। जब हम ठोस से
गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो स्पष्टतः ध्वनि की चाल कम होती है। तो यहाँ पर हम तो कह सकते हैं, ये पॉइंट तो एक तरह से आप आराम से सोचकर भी समझ सकते हो कि ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है, द्रवों में उससे कम होता है, लेकिन गैसों में सबसे कम होता है। तो कह सकते हैं कि अगर ठोस से हम गैस में जाते हैं तो डेफिनेटली जो ध्वनि की चाल होगा वो कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड है कि किसी भी माध्यम में तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है क्योंकि कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि का चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ताप पर तो निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी माध्यम में तापमान बढ़ाने पर मतलब माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ती है। ये पॉइंट गलत होगा, मतलब सॉरी, बढ़ती है, घटती नहीं है। यहाँ पर जो उल्टा लिखा गया था चाल घट जाती है, मतलब तापमान अगर हम बढ़ाएंगे, ताप अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो चाल होगा ध्वनि का वो भी इंक्रीज होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, ये कंडीशन ध्वनि के संदर्भ में होता है। ठीक है, मतलब ध्वनि जो है वो ताप पर तो निर्भर करता है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है। और ध्वनि में अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि चाल भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। सेकंड मतलब एक तरह से उल्टा लिखा गया था, एक यहाँ पे गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या बात है। चलिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये आराम से समझ भी सकते हो कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से किया 22 डिग्री सेल्सियस। अगर ताप बढ़ाया तो डेफिनेटली चाल बढ़ना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री पर 331 मीटर पर सेकेंड था, और वहीं पर 22 डिग्री सेल्सियस पर ये जो चाल हो गया 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी बिल्कुल सही भी है कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो चाल बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब बताइए कि सही आंसर क्या निकल के आएगा। प्रश्न में पूछा गया था कि सत्य कथन बताइए, तो फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ समय बाद बादलों में गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है। इस परिघटना का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका कारण क्या होता है। पहला है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ध्वनि की चाल बहुत कम है, प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है। प्रकाश का चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि ध्वनि का जो चाल है लगभग 300, हम मानते हैं 44 मीटर पर सेकेंड ही होता है नॉर्मली। तो ये आप देख सकते हो दोनों में कितना का अंतर है, राइट। इस कारण से हमें प्रकाश मतलब चमक पहले दिखाई देती है, गरज बाद में सुनाई देता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बादलों में ध्वनि बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश पहले उत्सर्जित होता है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं बादलों में एक ही साथ घटित होती है, आगे पीछे नहीं होता कि आगे पीछे ये हमें दिखाई या सुनाई देगा। सेकेंड है कि प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे है, जबकि ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है, ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है। ये पॉइंट उल्टा लिखा गया। तो सत्य के रूप में क्या होगा यहाँ पर मुख्य कारण जो है बताना, तो अगर हम देखें तो केवल और केवल एक को टिक कर सकते हैं, ये हमारा पूरी तरह से सही होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसी बड़ी इमारत या फिर पहाड़ के पास ताली बजाने पर वही ध्वनि कुछ समय बाद दोबारा सुनाई देती है। इस परावर्तित ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं। इस परावर्तित ध्वनि को सिंपल सा भाषा में हम कहते हैं कि ये होता है हमारा प्रतिध्वनि, इको। ठीक है, इको होता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है, जो प्रतिध्वनि सुनने के समय अंतराल को निर्धारित करती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क पर करीब 1/10 सेकेंड, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 0.1 सेकेंड आप कह सकते हो ये समय रहता है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ये आप बुक में भी आराम से पढ़ सकते हो, जैसे कि ध्वनि का परावर्तन जब आप देखोगे तो यहाँ पे हम प्रतिध्वनि के बारे में आएंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट, या यदि आप जोर से चिल्लाएं या फिर ताली बजाएं तो आपको कुछ समय के पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। ठीक है, इको कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है, यानी करीब 1/10 सेकेंड तक। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी है।
इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला पॉइंट है कि श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में कुल दूरी कम से कम 34.4 मीटर की होनी चाहिए। यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान ली, तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तक के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 के मतलब पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ पे हम देखेंगे 34.4 मीटर होनी चाहिए और यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी की मतलब न्यूनतम दूरी कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि जो कि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि यह न्यूनतम दूरी वायु के तापमान के बदलने पर भी सदैव रहती है। जी नहीं, हम जानते हैं कि तापमान बदलने के साथ वायु मतलब ध्वनि में परिवर्तन होता है, जो कि यहाँ पर भी क्लियरली आप पढ़ पाएंगे कि यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन होता है। पीछे भी हमने आपको बताया था, तो ये पॉइंट गलत है और हमें अगर बताना है कि कौन सही होगा तो 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी बड़े हॉल या फिर सभा भवन में दीवारों और छत से बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि का प्रभाव काफी समय तक बना रहता है। इस अवांछनीय परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस बारंबार परिवर्तन को जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है अनुरणन यानी कि रिवाइब्रेशन कहा जाता है। देखिए, इसके लिए भी अलग एक टॉपिक यहाँ पर बनाया गया है, अनुरणन, यहाँ पर अनुनाद भी कहा जाता है कहीं कहीं। देखिए, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। यह बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है अनुरणन कहलाता है। और किसी सभा भवन या फिर बड़े हॉल में अत्याधुनिक मतलब जब होता है अत्यंत अवांछनीय होता है, तो अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों या फिर दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। जैसे कि सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषण गुणों के आधार पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अत्यधिक अनुरणन जो होता है को कम करने के लिए हॉल की छतों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़न फाइबर बोर्ड लगाते हैं, ये भी सही है। तीसरा आता है कि सिनेमा हॉल की सीटों के अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि ध्यान से समझिए कि सिनेमा हॉल की सीटों के पदार्थों का चुनाव ध्वनि को अधिक से अधिक परावर्तित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि सीटों के पदार्थों का जो चुनाव है ध्वनि को शोषित करने के लिए नहीं, मतलब ध्वनि को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, परिवर्तित करने के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये परिवर्तित करने के लिए जो लिख रहा है ये गलत है, ये अवशोषित करने के लिए होता है, ताकि ध्वनि को अवशोषण किया जा सके। मतलब कहने का मतलब कि इधर उधर फैले ना, जिससे गूंजना ज़्यादा लगता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा गलत है। और अगर हमें देखना है तो सही क्या होगा, तो फर्स्ट और सेकंड सही था, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। स्टेथोस्कोप नामक चिकित्सा यंत्र जो है डॉक्टर द्वारा शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने में काम आता है। यह ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमें बताना। स्टेथोस्कोप जो है वो आप जनरली जानते हैं, ये ध्वनि का बार बार परिवर्तन, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ये आप देखेंगे तो बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया स्टेथोस्कोप वाला मैटर कहाँ पर है, ये है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच पाती है, ये आप देख पाएंगे। हाँ ठीक है, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लेना इसको। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो सवाल हमारा क्या बनता है, अगला प्रश्न है कि कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें जानबूझकर वक्राकार कर्व्ड क्यों बनाई जाती हैं। तो कर्व्ड क्यों बनाई जाती है, तो इसका कारण ये होता है कि वक्राकार छतों से टकरा कर के जो ध्वनि होती है परावर्तन के नियमों के अनुसार पूरे हॉल के प्रत्येक कोनों तक समान रूप से फैल जाती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेंगे ताकि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में समान रूप से पहुंच सके। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है कि मनुष्यों में ध्वनि की जो स्वर स्वरता होता है, यानी जो कहने का मतलब कि जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडिएबल रेंज। ठीक है, ऑडिएबल रेंज सामान्यतः कितना होता है, तो ये हम जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। श्रव्यता का परिसर जो होगा वो ऑडिएबल रेंज, टोटल आपका ऑप्शन बी होगा, ये आप जानते होंगे। देखो श्रव्यता का जो परिसर यहाँ पर दिया गया है क्लियरली आप देख पाएंगे कि श्रव्यता का परिसर जो है आवृत्ति की ध्वनि को, यानी हम सभी आवृत्तियों की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों की ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। राइट, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ कुत्ते जैसे कि 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपने पहले भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे देख लेना। चलिए, इसके बाद हमारा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि श्रव्यता परिसर को कम और अधिक आवृत्तियों वाली तरंगों के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अवसर्व ध्वनि तरंगे कहते हैं, यानी इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियों को परासर्व ध्वनि या फिर पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ये भी एक तरह से सही है, इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अभी जस्ट तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ध्वनि के परावर्तन के संदर्भ में कौन सा नियम यहाँ पर सत्य होगा। ध्वनि के परावर्तन के संदर्भ में तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे तो ध्वनि के परावर्तन में आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये कह सकते हैं बिल्कुल सही नियम होगा। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के संदर्भ में ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भूकंप के समय मुख्य प्रघाती तरंग यानी मेन शॉक वेव्स के पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे कुछ जंतु भांपकर परेशान हो जाते हैं। डेफिनेटली आपने इस तरह से देखा होगा कि कुछ जंतुओं को ये पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाली है और वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह की जो वेव होती हैं उनको ये सुन पाते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे भूकंप आने से पहले उच्च आवृत्ति की पराध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भूकंप से पहले उच्च नहीं बल्कि अत्यंत निम्न आवृत्ति की तरंगें बनती है, तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड आता है भूकंप के समय मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवसर्व ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भूकंप की प्रारंभिक तरंगें अवसर्व होती हैं जिन्हें पशु आसानी से सुन लेता है। तीसरा है कि गेंडा राइनोसोरस जो है 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवसर्व ध्वनि का उपयोग करके संवाद स्थापित करता है, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया है राइनोसोरस के बारे में। देखो, राइनोसोरस यानी गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवसर्व ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करते हैं। व्हेल, हाथी अवसर्व ध्वनियाँ परिसर की ध्वनियाँ मतलब उत्पन्न करते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवसर्व तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट कह रहा था परासर्व ध्वनि तरंगे, ये पॉइंट गलत था। तो कह सकते हैं सेकंड और थर्ड तो यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा समूह पूर्णतः पराध्वनि उत्पन्न करने वाली जीवों का है। मतलब कौन सा जो समूह है पूर्णतः पराध्वनि अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करने वाले जीवों का है। तो हम जानते हैं कि जो चमगादड़ है, डॉल्फिन है, देखो यहाँ पर लिखा गया होगा
20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को परासर्व ध्वनि तरंगे या फिर पराध्वनि कहते हैं। ये क्लियरली आपने देख रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, डॉल्फिन हो गई, चमगादड़, परपॉइज जैसे जो जंतु होते हैं वो पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो डॉल्फिन, चमगादड़ और पोरपॉइज जो है ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण सहायक युक्ति यानी हेयरिंग एड जो होता है इस संदर्भ में कौन सा विवरण वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं यह बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ध्वनि को एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित करती है। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। देखो, श्रवण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें से मतलब इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनेगा। अगला सवाल क्या बनता है कि पराध्वनि के औद्योगिक और चिकित्सीय अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। देखते हैं कौन सा कथन असत्य निकलता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी निकल के आएगा कि पराध्वनि तरंगे ठोस माध्यमों में संचरित नहीं हो सकती है, ये केवल गैसों में चलती है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि देखो बाकी चीज़ों को देखोगे अगर तो ये ध्वनियाँ ब्लॉकों में छिपी दरारों या फिर दोषों का पता लगाने में उपयोगी है, सही है। इसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, गुर्दे, हृदय की इमेजिंग यानी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इमेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो करेक्ट है ही। लेकिन पराध्वनि तरंगे ठोस माध्यमों में संचरित नहीं हो सकती है, वे केवल गैसों में चलते हैं, ये कहना पूरी तरह से यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि पराध्वनि तरंगे ठोसों में अत्यंत सुगमता से संचरित होती हैं, जिसके कारण ही धातुओं के ब्लॉकों में मौजूद आंतरिक दरारों से टकरा करके वे वापस लौट आती हैं और दोषों को पकड़ पाती हैं। इसी के बेस पर तो हमने बोला कि पहला पॉइंट बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न कह रहा है कि सोनार तकनीक के संचालन और उसके मूल सिद्धांतों पर विचार करते हुए सही गुट का चयन कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सोनार का पूर्ण रूप जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है और ये कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसका पहले तो ये चीज़ याद रखना, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। पूर्ण रूप आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सेकेंड है कि इस युक्ति के प्रेषण यानी ट्रांसमीटर तथा एक सूचक डिटेक्टर होता है और इसे नाव या फिर जहाज पर लगाया जाता है। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहाज के नीचे प्रेषित तरंगे भेजता है और सूचक परावर्तित तरंगों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेक्टर जो कि ग्रहण करता है, तो ये पॉइंट सही है। तीसरा आता है कि सोनार में अवसर्व यानी इंफ्रासोनिक तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि सोनार तकनीक में अनिवार्य रूप से परावर्तित तरंगों का उपयोग होता है, अवसर्व तरंगों का नहीं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अल्ट्रासोनिक जो कि साउंड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, तो ये गलत है। अब हमें सही बताना होगा, तो 1 और 2 को टिक करेंगे। 1 और 2 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल है कि यदि समुद्र के जल में पराध्वनि की चाल भी हो और प्रेषित से सूचक तक आने वाले कुल समय टी हो, तो पानी के नीचे स्थित अवरोधक की दूरी डी गणना का सही सूत्र क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्वनि द्वारा जाने और वापस आने में तय की गई कुल दूरी अगर 2d होगा, ठीक है 2d होगा, ठीक है ये तो क्लियर हो गया। अतः चाल तथा समय के गुणनफल से संबंध में अगर हम देखें तो 2d दूरी बराबर चाल गुने समय यानी चाल गुने समय, ये निकल के आएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो कह सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। समझ में आया। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि चमगादड़ रात के घने अंधकार में भी बिना किसी अवरोधक से टकराए तेजी से उड़ने और अपना शिकार पकड़ने में किस प्रकार सक्षम होते हैं। तो ये सक्षम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि चमगादड़ उड़ते समय उच्च आवृत्ति की पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं जो अवरोधक या फिर कीटों से टकरा करके वापस आती है और इन प्रतिध्वनियों को सुनकर वे दूरी तथा दिशा का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यानी कह सकते हैं उच्च आवृत्ति की पराध्वनिक तरंगे उत्सर्जित कर उनके परावर्तन द्वारा ये आसानी से कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि मानव कान के आंतरिक भाग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। पहला है कि बाहरी कान को जो कि पल्लव यानी पीना कहते हैं, जो कि परिवेश से ध्वनि को इकट्ठा करता है। तो इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कान का बाहरी हिस्सा कर्ण पल्लव पल्लव कहलाता है, जो ध्वनि एकत्रित करने का कार्य करता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि कर्ण पट्टा यानी कि एयर ड्रम के पास पहुंचने पर दाब के बढ़ने से वह अंदर की ओर बढ़ता है और विरलन के समय बाहर जाता है। देखिए, क्योंकि संपीड़न के उच्च दाब से कर्ण जो पट्टा होता है, कर्ण पट्टा मतलब एयर ड्रम, अंदर दबता है और विरलन से बाहर की ओर खींचता है, जिससे कंपन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि आंतरिक कर्ण में मतलब कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। ये भी करेक्ट है। कई बार ऐसे पूछा था कि कर्णावर्त जो है वो किसका भाग है, तो याद रखिएगा ये कान का ही एक भाग होता है। कर्णावर्त अंततः इन यांत्रिक कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल करके श्रवण तंत्रिका तक भेजता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी सवाल यह है कि कान के मध्य भाग में स्थित 3 हड्डियों यानी हैमर्स, एनविल और स्ट्रिप का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका मुख्य कार्य आप ध्यान से रखना कि कर्णपटल से प्राप्त कंपनों को कई गुना प्रवर्धित यानी एम्पलीफाई करना इनका कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह के रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।